Hello students, my name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start with you chapter number 7 from a class 8 science book, and in this video I am going to discuss the full chapter, that is conservation of plants and animals। और मेरा explanation हिंदी as well as English दोनों में ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्शन, सेव करना, बचाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बचाना। जब कोई भी चीज़ खतरे में पड़ जाए, कमी हो जाए, तो उसको हम कंजर्व कहते हैं। ठीक है, वैसे तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है सेव करना, बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंजर्वेशन जो है एक वर्ड जो होता है, ये जो टर्म है ये जनरली हम नेचुरल चीज़ों के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको इसी तरह से यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कंजर्वेशन वर्ड को। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको कैसे हम नेचर में कंजर्व करते हैं। तो आप कहेंगे कि वैसे भी हमारे नेचर में इतने सारे पेड़ पौधे ऑलरेडी हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इनको कंजर्व करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, है ना। आपके अगल बगल भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, इनको कंजर्व करने की क्या ज़रूरत। तो इसका आंसर ये है कि हमारे आसपास कुछ प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, कुछ एनिमल की स्पीसीज़ हैं, यानी टाइप्स हैं। लेकिन एक्चुअली में अर्थ पे बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, और ये जंगलों में पाए जाते हैं, जंगल में रहते हैं, जिनको बहुत सारे लोग हम में से जानते भी नहीं होंगे कि ये भी एनिमल धरती पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सारे प्लांट्स और ये सारे एनिमल्स जो हमारी पृथ्वी है, इसका एक इकोसिस्टम है। एक तरीके से सारे प्लांट्स और एनिमल्स का कुछ ना कुछ रोल है इस प्लैनेट के ऊपर। तो अगर वो मास में ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो वो वाला रोल कौन परफॉर्म करेगा? नहीं है कोई परफॉर्म करने के लिए हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हम भी कभी ना कभी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, हर तरह की प्लांट की स्पीसीज़ हो, हर तरह के एनिमल की स्पीसीज़ हो। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कंजर्वेशन जो है करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन किया है, जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। तो इन्हीं के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने में। कैसे ये जो है, इनके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ले डाउन किए हैं कि ये हमारी इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले वन बाय वन अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स की मीनिंग जानते हुए। जैसे कि बच्चों आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अब आगे से आपके लिए बहुत ही फैमिलियर होने जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनको समझेंगे, आप इनको बहुत ईजिली यूज़ करने लगेंगे। ठीक है, सो पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आप पेशेंस रखिए। तो पहला वर्ड है बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग, बायोलॉजी जैसे आप समझते हैं, है ना। और स्फीयर मतलब एक गोला सा कुछ। ठीक है, स्फीयर। तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। यानी बायोस्फीयर पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या वो हिस्सा जो कि लाइफ को ज़्यादातर कंडीशंस में सपोर्ट करता है। जैसे कि आप एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर है, एक लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ, और एक है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। ठीक है, अब लाइफ तो बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती है, एयर में भी लाइफ होती है, ज़मीन में भी लाइफ होती है, हाइड्रोस्फीयर वाटर में भी लाइफ होती है ना। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों का एक जगह आ करके जो है वो मिश्रण होता है। जैसे कि
इंसान है या ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको जीने के लिए पृथ्वी भी चाहिए, उनको एयर भी चाहिए और उनको वाटर भी चाहिए। इन तीनों चीज़ों का होना प्लांट्स और एनिमल्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पे क्लब होती हैं, जहाँ पे इकट्ठी होती हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे कि आप यहाँ राउंड सर्कल में देख सकते हैं ना, तो जो राउंड सर्कल है वो हमारा ये जो राउंड सर्कल है ये बायोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ भी है, यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे एयर भी है। ठीक है, अकेले अकेले ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है। अब हमारा दूसरा टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी, या जिसको कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना और बायोलॉजिकल मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंट तरीके का होना। ठीक है, सो व्हाट डज इट रेफर्स? इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationship and their relationship with the environment। यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितने तरीके, कितने विभिन्न प्रकार के, कितने अलग अलग तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उनका आपस में क्या रिश्ता है, किस तरीके से, जैसे कोई प्री है, कोई प्रीडेटर है ना, तो इस तरीके से, और उनका रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, जैसे कि कोई पानी में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है, कोई बिल बना के रहता है, कोई गड्ढा खोद के रहता है, कोई खड़े खड़े सोता है ना, तो इस तरीके से उनका अपना अपना एक एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशनशिप है। हाँ, क्योंकि जैसे चिड़िया पेड़ पे रहती है ना, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ भी उनका रिलेशनशिप है और एक दूसरे से भी रिलेशनशिप है। तो इस तरह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं फिगर में एक फूड वेब, यानी कि जो हम खाना खाते हैं हर जानवर, तो एक तरीके से इनका इंटर रिलेशनशिप दिखाया गया है कि आपस में ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। जैसे एक चूहा है, चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है, और चूहा किसको खाता है? ग्रासहोफर को खाता है, और ग्रासहोफर क्या खाता है? वो पेड़ पौधों को खाता है ना। बटरफ्लाई जो है इनका रस निकालती है फूलों से, बटरफ्लाई को फ्रॉग खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा एक फूड वेब जो है वो बना हुआ है। तो ये दिखाता है इंटर रिलेशनशिप, यानी कि ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, डाइवर्स हैं, लेकिन आपस में इनका एक रिलेशनशिप है, ये एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें से अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मर गया, ख़त्म हो गया, पृथ्वी से वाइप आउट हो गया, तो सोचिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर चूहा मर गया तो क्या होगा? चूहा मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, जैसे डायनासोर ख़त्म हो गए, तो सांप भी एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे क्या? उनका तो फूड ही ख़त्म हो गया, है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि हर एक जीव जंतु, छोटे से छोटा जीव जंतु इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रोटेक्शन देना हमारा फ़र्ज़ है, कि क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, वो भी उतना ही ज़रूरी है हम सबके सर्वाइवल के लिए। सो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट, यानी फ्लोरा मतलब होता है हमारे पेड़ पौधे और फोना मतलब होता है हमारे जीव जंतु, एनिमल्स। ठीक है, तो उन फ्लोरा और फोना और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एनबार्क्ड। ठीक है, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हियर। यानी कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनको कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह रहे हैं, नेशनल पार्क्स कह रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कह रहे हैं, ये एरिया है गवर्नमेंट ने इन प्लांट्स और एनिमल्स को स्पेशली पूरे जोरों शोर से प्रोटेक्ट करने के लिए
इनको बनाया है, ठीक है। और इन एरियाज में प्लांटेशन यानी कि नए वैरायटी के पौधे लगा देना, जैसे उस जंगल में किसी भी तरीके के पेड़ वहाँ पे उगते होंगे नेचुरली, लेकिन अगर आप बाहर से कोई स्पीसीज का प्लांट ला के लगा देंगे तो जो वहाँ के जीव जंतु होंगे उनके ऊपर इसका बुरा असर होगा। तो इसीलिए प्लांटेशन भी प्रोहिबिटेड है इन एरियाज में, ठीक है। कल्टीवेशन यानी खेती करना, गेजिंग, ये सब कुछ वहाँ पे जो है प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज से वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। अब हम वन बाय वन करके इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। वाइल्ड मतलब जंगल, ठीक है, जंगली, ठीक है, और लाइफ यानी कि जो स्वतंत्र रूप से वाइल्ड हो, बिल्कुल नेचर में एग्जिस्ट करती हो, वो मतलब अपने से एग्जिस्ट करती हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरली क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे एनिमल्स पे, ऐसे तो प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ एनिमल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है, ठीक है। सो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो इन एरियाज में एनिमल्स और एज वेल एज देयर हैबिटेट जो है उनका प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर बर्ड को बचाने के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइगर को बचाने के लिए, है ना, तो ये इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जाती है। ये एनिमल स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अनलाइक अ जू, एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड आर फ्री टू रोम एनीवेयर एज दे लाइक। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही डिफरेंस है कि जू में क्या है, हम आर्टिफिशियल तरीके से उनको रखते हैं, मतलब एक पूरे तरफ चार दीवारी लगा देते हैं और उनको रखते हैं। शेर का एक बाड़ा होता है और भालू का एक बाड़ा होता है ना जू में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं होता। एक तरीके से ये नेचुरल तरीके के जंगल ही होते हैं, ठीक है, उनमें नेचुरल पेड़ पौधे सब उगे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशल केयर की जाती है इन एनिमल्स की कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इनका शिकार ना करे, है ना, और उनकी ब्रीडिंग्स को प्रमोट किया जाता है, उनको जो है संरक्षण दिया जाता है। स्पेशल फोकस उन एनिमल्स के ऊपर होता है जो कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ जो है चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं और कुछ चीज़ें अलाउड हैं, जैसे कि पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन ग्रेज लाइफ स्टॉक्स एंड कलेक्ट फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट्स। तो लोगों जो अगल बगल के इलाकों में लोग रहते हैं वो वहाँ पे अपने जो है छोटी मोटी बकरियाँ वगैरह चरा सकते हैं और वहाँ से थोड़ी छोटी लकड़ियाँ, कम लकड़ियाँ, ठीक है, पेड़ काट के नहीं, जो गिरी हुई लकड़ियाँ हैं वो उठा सकते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ होती है, लेकिन पेड़ काटने की इजाज़त वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोहिबिटेड है वो है किलिंग और पोचिंग द एनिमल्स, यानी जैसे जानवरों का शिकार करना, हिरन का शिकार करना, शेर का शिकार करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड मतलब मना है, सख्त मना है, अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप विच इंक्लूड ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशलैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। तो जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें नेचुरली लैंडस्केप्स भी हैं। लैंडस्केप्स मतलब जैसे छोटे मोटे झरने बह रहे हैं कहीं पे मतलब घने जंगल हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ झाड़ियों वाले जंगल है। आपने देखा होगा कि शेर जो है वो झाड़ियों में ऐसे रहता है ना, और कई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें बड़े बड़े डेल्टास भी हैं, है। तो दे प्रोटेक्ट सेवरल थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच एज गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ब्लैक बग, वाइट आई बग, घड़ियाल, मार्श, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, राइनासोर्स, पाइथन एटसेट्रा। तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में
ये जो है इन जानवरों के ऊपर बहुत फोकस है। और ये सारे जो एनिमल्स के नाम मैंने अभी गिनाए, ये सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के फोकस पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राइनोसोर्स प्रोटेक्टेड हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एलिफेंट्स प्रोटेक्टेड हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्रोकोडाइल। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह की कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश में हैं। सो देयर आर 543 wildlife sanctuaries in India, which include as many as 50 tiger reserves which focus on the conservation of tiger। ठीक है, the tiger reserves work under Project Tiger। तो इस तरह की 543 wildlife sanctuaries हैं हमारे पास में, और इनकी संख्या कुछ घटती रहती है, कुछ बढ़ती रहती है, मतलब अपडेट होता रहता है। कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पार्क्स, वाइल्ड लाइफ जो है नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कई बार एक नेशनल पार्क को तोड़ के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ अलग अलग बना दी जाती हैं। तो ये फिगर थोड़ी बड़ी वेरिएट करती है हर साल। ठीक है, सो अब इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमारे पास इतनी है, 500 प्लस हैं, जिनमें कि 50 जो है वो टाइगर रिजर्व्स हैं। मतलब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो हैं ही, लेकिन उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टाइगर के ऊपर फोकस है। उनमें टाइगर्स, कितने टाइगर्स रहते हैं, उनकी काउंटिंग, उनकी ब्रीडिंग पे नज़र रखी जाती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इस तरह का जो है वो जिम कॉर्बेट जो है वो पहला टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसमें कि जिम कॉर्बेट जो है वो एक टाइगर रिजर्व है, जो कि पहला टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। यानी जो टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है। इनिशिएटिव मतलब शुरुआत की है। ठीक है, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही थी। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्योंकि इकोसिस्टम का जो टाइगर हैं वो एक टॉप लेवल पे आते हैं, है ना, तो इनको बचाना इकोसिस्टम को बचाने के जैसा ही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरुआत की, और इसके तहत टाइगर्स की सर्वाइवल, उनकी ब्रीडिंग और उनके मेंटेनेंस को जंगल में इंश्योर किया गया। ठीक है, सो Similarly, some of these wildlife sanctuaries are called bird sanctuaries as they focus on protecting birds। तो सेम टाइगर्स की तरह बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी हैं जो कि बर्ड्स के लिए डेडिकेटेड हैं। उनको हम जनरली बर्ड सेंचुरीज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के जानवर जो है वहाँ के फ्लोरा एंड फौना का हिस्सा हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जहाँ वो नेचुरली पाए जाते हैं उनको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि जो वहाँ पे अगल बगल ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ पे वो इंक्रोचमेंट ना कर ले। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारी बर्ड्स भी हैं नेचुरली इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो इसमें है कियोलाडियो नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल वॉज ए बर्ड सेंचुरी बिफोर इट अटेन द नेशनल पार्क स्टेटस। तो एक तरीके की बर्ड सेंचुरी है जिसको कि बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया। ठीक है, some national park focus on conserving a particular species, for example Jawai Leopard Sanctuary which is in राजस्थान। तो इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जिसमें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तो कंजर्व किया ही जाता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जानवर को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ नेचुरली पाए जाते हैं तो वहाँ पे उनको कंजर्व करना जो है वो ईजी है, क्योंकि नेचर ने उनको वहाँ पे रहने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम हिमालय का भालू ला करके यूपी में रखना शुरू कर दें तो क्या इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हिमालयन भालू हिमालय के जंगलों में रहने के लिए एडेप्टेड है। तो क्यों ना हम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हिमालय पे ही इस तरह के जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दें, ताकि हम उस तरह के भालुओं को वहाँ पे कंजर्व कर सकें, है ना। तो इसी तरीके से
तो इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया, ताकि वहाँ के लोकल नेचुरल फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व बहुत ही आसानी से किया जा सके। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरे लेवल का जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ने अप्लाई है, वो है थ्रू नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क क्या होते हैं और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, सो नेशनल पार्क आर लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स दैट अटेम्प्ट to preserve the entire ecosystem within the area, including the landscapes, flora, fauna and historic objects of the area। तो नेशनल पार्क में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और साथ ही साथ उस जगह पे अगर कोई ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई पहाड़ है, कोई गुफा है, या पहले जब ये नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं था उन जंगलों में, तो ह्यूमन लाइफ जब से शुरू हुई है इन जंगलों को, जब नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं मिला था उससे पहले तक का जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है उन सबको भी इसमें कंजर्व किया गया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से साइज में काफ़ी बड़ा है, और इसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह ही इसमें भी सारे एनिमल्स रह सकते हैं। ये भी एक तरीके से नेचुरल चीज़ है। ठीक है, बस इसका जो साइज़ है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफ़ी बड़ा है और इसमें सारे एनिमल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, सारे एनिमल्स को ही कंजर्व किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को कंजर्व किया गया था, लेकिन नेशनल पार्क में क्या है, ये उससे थोड़े बड़े लेवल पे है। ठीक है, और इसमें हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स और एरियाज, लैंडमार्क्स, ठीक है, वो सब भी आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, विद इन दिस फॉरेस्ट यू कैन फाइंड द फाइनेस्ट इंडियन टीक एज वेल एज रॉक शेल्टर्स विच आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द एरिया। तो इस नेशनल पार्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, टीक के पेड़, बड़े बड़े टीक के पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी वहाँ की फ्लोरा है, नेचुरल जो है वहाँ पे नेचुरली उगते हैं। और इन जंगलों में आपको रॉक शेल्टर्स, पत्थर की गुफाएं जो कि मैन मेड हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है आदि मानव जो थे वो इन जंगलों में रहते थे, है ना। पहले तो ऐसे हमारी तरह बिल्डिंग्स बनती नहीं थी, घर थे नहीं, तो इन्हीं जंगलों में रहते थे। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह की गुफाओं को, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को भी इन नेशनल पार्क्स में कंजर्व किया गया है कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, कोई उनको तोड़े नहीं। तो वो भी एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, देयर आर टोटल 55 रॉक शेल्टर्स इन पंचमढ़ी बायो रिजर्व विच ऑल्सो फीचर रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग फिगर्स ऑफ मेन फाइटिंग विद एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे पंचमढ़ी बायो रिजर्व में। ठीक है, वो एक नेशनल पार्क भी है पंचमढ़ी बायो रिजर्व में। तो इसमें आपको इस तरह के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि आदि मानव के समय में या बहुत पहले जब ये जंगलों को नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं मिला था, तब इस तरह की पेंटिंग्स आपको दीवारों पे उकेरी हुई दिखेंगी। तो ऐसा माना जाता है कि पहले मैन जो है इस तरह से शिकार करते थे, इस तरह से जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है, वो एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते थे खाने और शिकार की तलाश में। ठीक है, सो नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो ऐसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में और उनकी संख्या लगभग 101 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। ठीक है, और जिनमें कि टॉप 10 के नाम जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 10 जो है वो कौन से नेशनल पार्क्स हैं। जैसे कि पहला नाम है इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये 10 जो है वो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में जो कि काफ़ी पॉपुलर है, लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, देखने जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क।
the first point which the wildlife sanctuary and national park are different is that human activities are not allowed. मतलब कि वाइल्ड सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क में ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं, ठीक है। तो और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे किसी एक खास फ्लोरा या फोना को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे लाया गया होता है, या वो वहाँ पे और नेचुरली फाइंड होते हैं, बट उनके ऊपर फोकस होता है। बट नेशनल पार्क्स में क्या होता है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, और जिसमें कि हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की चीज़ें वो भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन नेशनल पार्क्स का डिफाइंड एरिया और बाउंड्री होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो नेशनल पार्क है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी वहाँ पे जा सकता है, देख सकता है, घूम सकता है, वहाँ किसी की बहुत खास परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट आपको सेफ्टी और जो लॉज है वहाँ के वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, आपको जाने से पहले बिल्कुल ड्यूली रिटन परमिशन लेनी होती है, वहाँ पे एंट्री करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सो सेंचुरीज आर यूजुअली फॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंचुरीज होती हैं उनके लिए किसी तरह का कानून नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ वो ऑर्डर से ही बन जाती हैं। लेकिन नेशनल पार्क्स को बनाने के लिए स्टेट या सेंटर को जो है वो सेंटर के लेजिस्लेचर यानी कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं संसद से बनती है, ठीक है। और जो लास्ट डिफरेंस है वो है कि एक सेंचुरी को जो है हमेशा अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में, जबकि एक नेशनल पार्क को कभी भी डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है ना। तो मतलब चीज़ें अपग्रेड ही होंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अगर हम कहें कि एक छोटा हिस्सा है तो उसको नेशनल पार्क, उसको और राइट्स और उसके और स्ट्रिक्ट लॉज किए जा सकते हैं, बट उन राइट्स और लॉज को कभी भी डाइल्यूट करके किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी, फिर हमने नेशनल पार्क देखा, अब हम बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व साइज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों से ही बड़े होते हैं। ये एक बड़ा एरिया होता है, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे टाउन्स होते हैं, है ना। इसी तरीके से आप बायोस्फीयर को एक स्टेट की तरह समझ सकते हो। हाँ, बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स आ सकते हैं। हाँ, तो बायोस्फीयर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम इसे डिफाइन करेंगे, इट इज लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, plants and animal resources and traditional life of the tribals living in the area। तो बायोस्फीयर में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की तरह प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेशन दिया गया है, उनकी सुरक्षा का प्रॉमिस किया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा इसमें ट्राइबल पीपल को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो बहुत सारी जाति जनजाति के लोग जो हैं वो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनके कल्चर, उनका रहन सहन इन जंगलों के ऊपर निर्भर करता है ना। तो इन ट्राइबल पीपल की लाइफस्टाइल को भी इन बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्व किया गया है, क्योंकि ह्यूमन भी एक एनिमल है और वो भी एक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इसी वजह से ट्राइबल पीपल को भी इसमें एक जो है भाग बनाया गया है, एक हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट जंगल बनाना, और डी मतलब काटना, हटाना। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया जंगलों को काटना, जंगलों को खत्म करना, जंगलों को हटा देना, ठीक है। और इसके कारण, इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही होता है जंगलों को काटना और
उस ज़मीन को हम दूसरी पर्पस के लिए यूज़ करना। तो जंगल कटने के कुछ मेन कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो। तो इन पर्पसेस के लिए जनरली ट्रीज को काटा जाता है, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल यानी कि फर्नीचर और फ्यूल के लिए लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए। तो बेसिकली लैंड जो है वो एक मेन कारण है जंगलों के कटने का, और साथ ही साथ जो जंगलों में पेड़ कटते हैं तो उनकी लकड़ियाँ उसका जो यूज़ है वो भी एक कारण है जंगलों के काटे जाने का, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं कि जंगल को काट के किस तरीके से लैंड को प्रोक्योर किया गया है ताकि हम जो है अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए अनाज जो है और फसलें जो है वो उगा सकें। नहीं तो अब ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए खाना कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। और खेती करने के लिए क्या चाहिए हमें सबसे ज़्यादा, वो है हमें लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। ज़मीनें रहेंगी तभी तो हम खेती कर पाएंगे, ठीक है। सो हम जंगलों को काट करके बहुत सारे लोग उस पर खेती करना शुरू कर रहे हैं। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लकड़ी, यानी हमें वुड की ज़रूरत है डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं पेपर बनाने के लिए, स्पून बनाने के लिए, चॉपस्टिक, वुडन पेंसिल्स, तो फर्नीचर है, बेड है और टॉयज़ हैं। तो इस तरीके की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, और लकड़ी कहाँ से आते हैं, पेड़ से, और पेड़ जंगलों से, ठीक है। तो इस तरीके ये भी एक बहुत मेन कारण है। दूसरा कारण है यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। तो लैंड का इस्तेमाल होता है हाउसेज और फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, इस वजह से जंगल आजकल काटे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर एंड सिवियर ड्राउट्स ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। तो ये तो मैन मेड कारण थे हमने देखे, लेकिन कुछ कारण जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे जंगलों में आग लग जाना। कुछ जंगलों में इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनमें कि रेजिन्स होते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ जिनके अंदर इस तरह के तत्व पाए जाते हैं, इस तरह के रेजिन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं से भी उनको आग, थोड़ी सी भी आग मिल गई तो पूरे जंगल में आग लगती जाएगी और जंगल जलने लगेंगे। तो ये भी एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। और जंगलों की आग के अलावा जो है सूखा पड़ना, अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो ये पेड़ जो है पानी के बिना जो है वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये एक नेचुरल कारण है जंगलों के ख़त्म होने का। अब जंगल ख़त्म होने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जंगल जो होते हैं, वो पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर जंगल कम हो जाएंगे ओवरऑल तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा वही है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है कि अपने अंदर जो है गर्मी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको बाहर नहीं जाने देती। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर की तरह, ब्लैंकेट की तरह काम करती है। इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो पेड़ हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं और पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी में काफ़ी डीप जाती हैं। तो इस वजह से जो है पानी जो भी बरसता है बारिश का, वो काफ़ी डीप पेनिट्रेट होके ग्राउंड वाटर मेंटेन होता है। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये जो वाटर है, बारिश का पानी है, ये अच्छे से पृथ्वी के अंदर सॉइल में एब्जॉर्व नहीं होगा। उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वाटर सॉइल की वो कम हो जाएगी, वो अंदर सोखेगा नहीं पानी। तो सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगी, तो सॉइल जो है उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो नेचर में कभी बारिश होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, है ना। तो इस तरह से इन डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन द रेनफॉल। रेनफॉल भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब रेनफॉल होनी होगी तब रेनफॉल होगा नहीं, और जब नहीं होनी होगी
तब होगी, ठीक है। डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं ये अपने आसपास जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जो सॉइल है उसकी ओवरऑल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी सच ए ड्रॉट एंड फ्लड, तो सूखा पड़ना और जो बाढ़ आने की ये जो टेंडेंसी है ये और बढ़ जाएगी क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओवरऑल जो है नेचर में डिस्टर्बेंस आ गया है। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है। Why would deforestation led to an increase of carbon dioxide in the atmosphere and global warming? तो कैसे डिफॉरेस्टेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है, कैसे, क्या कारण है इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन कैसे करता है ये काम, ठीक है। तो मान लीजिए क्या होता है कि प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अगर पेड़ कट गए, ठीक है, fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, ठीक है, resulting in the increased amount in the atmosphere। अगर पेड़ कट गए, ठीक है, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है वो अब पेड़ नहीं ले पाएंगे क्योंकि पेड़ तो कट गए हैं। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ थे तो पहले तो पेड़ सोख लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो जो भी सूरज की किरणें आती हैं पृथ्वी पे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो एक तरीके से कंबल की तरह का काम करती है। तो जो भी सनलाइट या सन रेज आती हैं उनको वापस जाने से ये रोकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो इस तरह की पृथ्वी का टेम्परेचर इस तरीके से और बढ़ जाएगा, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। तो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर साइकिल यानी जो वाटर साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाएगी और इसके डिस्टर्ब होने से बारिश कम होगी जिससे कि सूखा पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि कैसे डिफॉरेस्टेशन जो है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में करता है और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। इसमें एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से, जंगल कटने से बारिश कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि इससे बाढ़ भी आ जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगी। तो बारिश कम होना और बाढ़ आना ये तो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं ना, तो ये दोनों ही एक साथ कैसे हो सकती हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि कैसे दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं पृथ्वी के काफ़ी अंदर डीप तक होती हैं, ठीक है। तो अगर पेड़ कट जाएंगे तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ों की वजह से पानी सोखने की जो प्रक्रिया है, पानी सोखने का जो एक क्वालिटी है सॉइल में, वो भी कम हो जाएगी, है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इट इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। तो जब पानी रहता है उसके सोखने की जो रेट होती है उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो जाएगी सॉइल की अगर जड़ें नहीं रहेंगी तो, ठीक है। सो देयर आर फ्लड्स। तो क्योंकि जैसे बारिश होगी लेकिन पानी जो है वो सोखेगी नहीं, जो सॉइल है वो पानी को सोखेगी नहीं, तो पानी ऊपर ऊपर ज़मीन पे इकट्ठा रहेगा तो वो फ्लड्स का रूप लेगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। अगर पानी जल्दी जल्दी ग्राउंड में सोख लेगा तो बाढ़ नहीं आएगी, है ना।
The other properties of the soil like nutrient content, texture also changes because of deforestation. तो जो है सॉइल का जो है इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से जो है वो बाढ़ आ सकती है, ठीक है। और हमने सूखा पड़ने का तो देख ही लिया कि ड्रॉट कैसे पड़ता है, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो रेन्स नहीं आती हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी तो बारिश नहीं होगी। और अगर बारिश होगी तो भी वो फ्लड का रूप ले लेगी, क्योंकि वाटर की जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो सॉइल की जो है वो कम हो गई है पेड़ों के कटने की वजह से। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कॉज डेजर्टिफिकेशन? डेजर्ट का नाम तो आप सबने सुना होगा। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, ठीक है। तो अगर पेड़ कट जाए तो हर जगह डेजर्टिफिकेशन हो रहा है आजकल, ठीक है, यानी मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। तो जो डिफॉरेस्टेशन है उससे बहुत सारे सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जा रही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल में, जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ लगे रहने से पेड़ की जड़ों के आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें वो न्यूट्रिशन लेने के दौरान बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहेंगे, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिलाते थे, ठीक है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते थे, वो भी नहीं रहेंगे। तो एक तरीके से हम सॉइल को इनफर्टाइल कर रहे हैं और डिजर्टिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी के कटाव को। तो जो टॉप सॉइल होती है जनरली इसी में फर्टाइल या न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, जैसे बहुत तेज हवा आई, आंधी आई तो सॉइल उड़ के चली जाएगी, या बारिश हुई तो सारे जो ऊपर की मिट्टी है वो बारिश के पानी में बह जाएगी, है ना। तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो अगर ये मिट्टी बह जाएगी तो मिट्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे की रॉक्स आ जाएंगी, तो वो जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. तो जो टॉप सॉइल है अगर ये हवा से और पानी से हट जाएगा तो जो नीचे का रॉकी एरिया है वो एक्सपोज हो जाएगा, और वो जो है ना ही पानी को एब्जॉर्व करता है ना ही उसके ऊपर कोई फसल उगती है। तो एक तरीके से हम डेजर्टिफिकेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। अब एनिमल लाइफ जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे अफेक्टेड होती है, हम अब इसको डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे हम क्यों फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। हम एनिमल्स को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन हम उनके हैबिटेट्स को क्यों बचा रहे हैं, कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू डायरेक्ट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एज वेल एज ए जनरल डिग्रेडेशन ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ जिसको कहते हैं, वाइल्ड मतलब जंगल, जो आराम से जंगल में रहते हैं, तो उनकी जो हैबिटेट्स हैं ये जंगल ही हैं। अगर हम जंगल को ही काट देंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे, ठीक है, और ना ही उनको कोई शिकार मिलेगा, क्योंकि उनके शिकार भी उसी जंगल में रहते हैं, है ना। द रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड अदर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस अवेलेबल फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग हैबिटेट्स। तो पेड़ों के कटने से इन जानवरों का जो है वो अवेलेबल फूड मतलब ये जो खाना खाते हैं वो कम हो जाता है। शेल्टर यानी जो घर जो एक पेड़ के नीचे रहता है, झाड़ियों में रहना है, तो वो जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो ये सब भी खत्म हो जाएंगे। और उनकी ब्रीडिंग, जैसे वो बच्चा पैदा करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है बच्चा पैदा करने की, तो वो सब ये सब एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, है ना। इनमें ही कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया अगर कम हो जाएगा तो।
So animals may not be able to find the adequate shelter, water and food to survive within the remaining habitat. तो एनिमल्स जो उनको प्रॉपर एक जैसे खूब अच्छी जगह पे रहने को मिलता था पहले, खूब अच्छे अच्छे खाने मिलते थे, है ना, बहुत सारे एनिमल्स रहते थे शिकार करने के लिए उनके पास, तो अब ओवरऑल जंगल का साइज जब कम हो जाएगा या जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहाँ से खाना खाएंगे। जैसे शेर है वो खरगोश को मार के खाता है, तो जब जंगल ही कम हो जाएंगे तो खरगोश ही ख़त्म हो जाएंगे, तो जब खरगोश ख़त्म हो जाएंगे तो शेर किसको मार के खाएगा, है ना। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि वाइल्ड लाइफ पूरी खतरे में आ गई है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है पेंडा का, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ द पैंडास डिक्लाइन इज डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पैंडा जो है वो बांस की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, हरी पत्तियों को खाते हैं। तो अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो ये पेंडा का खाना ही हमने खत्म कर दिया, तो ये पेंडा भी मर जाएगा। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा डेफिनेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को, कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ले डाउन की है फॉरेस्ट को और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, ताकि हमारा पूरा एक इकोसिस्टम जैसे बना हुआ है वो बना रहे, और ह्यूमन जैसे कि इन सबको बचाने से हमारी भी जान बच रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, ठीक है। सो हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट lays down rules, method and policies to protect and conserve them, ठीक है। तो इसी तहत गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि हम इन एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि कितने इस तरह के कंजर्वेशन जो है स्पॉट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सो देयर आर 101 नेशनल पार्क्स, देयर आर 553 wildlife sanctuaries and 18 biosphere reserves in India to protect these wildlife and plants, ठीक है। तो ये है डेटा एज पर ऑफ 2020, ठीक है। इतने नेशनल पार्क्स हैं, इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इतने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे देश में, ताकि हम जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों को बचा सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कि बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में है क्या, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच एम्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज इट्स कल्चर। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो अगल बगल के ट्राइबल पीपल हैं, जो जंगलों के अगल बगल रहते हैं, उनको भी कंजर्वेशन में लिया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैज ए नेशनल पार्क कॉल्ड द सतपुरा नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक बड़ा एरिया होता है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एक सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका क्या नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इंडिया में 18 हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं देश के डिफरेंट हिस्सों में, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप दिया गया है, इसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंडिया में मार्क किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉपिक फ्लोरा एंड फौना को डिटेल में। अभी तक मैंने कई बार यूज किया होगा फ्लोरा एंड फौना वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स। तो हम यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी तो लिख सकते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। लेकिन फ्लोरा एंड फौना जो वर्ड होता है वो इसलिए यूज होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोकल प्लांट्स और लोकल एनिमल्स होते हैं ना, एज पर देयर एनवायरमेंट सुटेबिलिटी, कुछ प्लांट्स किसी खास तरह के एनवायरमेंट में नेचुरली उगते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी जगह नेचुरली पाए जाते हैं, तो ये वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं कि इट इज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस प्लेस,
ठीक है। तो जब फ्लोरा एंड फौना का मतलब है कि उस जगह पे ये चीज़ें लोकलाइट हैं, ऑलरेडी नेचर में ही एग्जिस्ट करती हैं, कहीं से ला के नहीं उनको रखा गया है, ठीक है। जैसे कंगारू इज द फौना ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यानी ये ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली पाई जाती है और कहीं नहीं है, ठीक है, इसका ये मतलब है। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये वर्ड आप याद करिएगा, इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। इस वजह से फ्लोरा एंड फौना यूज होता है, ना कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। सो फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा आर प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज द फ्लोरा ऑफ द एरिया। जो प्लांट्स उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम वहाँ की फ्लोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरा इन द पंचमढ़ी बायो रिजर्व इंक्लूड्स साल, ठीक है। तो साल के पेड़ जो होते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी के लोकल जो है वो पाए जाते हैं। अर्जुन का पेड़ जो है वो वहाँ पे नेचुरली पाया जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। टीक वुड भी वहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट करता है, कहीं से ला के नहीं लगाया गया, वहाँ ऑलरेडी उगता है, अपने आप जंगलों में उगता है। आगे है सिल्वर फर्न, ये भी वहाँ पे नेचुरली पाया जाता है। मैंगो वहाँ नेचुरली पाया जाता है। जामुन का पेड़ वहाँ नेचुरली पाया जाता है ना, और वहाँ नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता, वहाँ ये सब पाया जाता है। तो ये तो हो गए फ्लोरा। और फौना के बारे में हम देखते हैं। फौना क्या होता है? एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड, जो फौना है पंचमढ़ी में, कौन से फौना नेचुरली पाए जाते हैं वो है ब्लू वुल, ठीक है, नीले रंग का जो है ये ब्लू वुल जो है वहाँ नेचुरली फाउंड होता है। वुल्फ, ठीक है, वुल्फ जो है वो भी वहाँ का नेचुरल फौना है, ठीक है। और है लियोपॉड, वहाँ पे लियोपॉड्स भी नेचुरली पाए जाते हैं। और बार्किंग डियर, ये भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में नेचुरली पाए जाते हैं। चीतल, ये भी एक तरीके का हिरन है और ये भी वहाँ नेचुरली फाउंड होता है। फिर चिंकारा, ये भी वहाँ नेचुरली फाउंड होता है। तो ये तो आपने देखे फ्लोरा एंड फौना का मतलब, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल से आपने समझा कि वहाँ के कौन से फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक टर्म जिसका कि नाम है स्पीसीज, ठीक है। आपने कई बार इस टर्म को सुना होगा। स्पीसीज का मतलब क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो जैसे कि हम कहते हैं ह्यूमन स्पीसीज, तो ह्यूमन स्पीसीज इससे कहते हैं कि ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ में इंटरब्रीड करके बच्चा पैदा करेगा, जो वो बच्चा भी फर्टाइल है, वो भी फर्दर अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चे पैदा कर सकता है। तो वो जानवर जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं उनको हम एक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स only with the members of their own species and not with the members of the other species। तो ऐसे तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि डोंकी और हॉर्स, ठीक है, इनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो तो म्यूल पैदा होता है, ठीक है। लेकिन म्यूल क्या होता है? वो इनफर्टाइल होता है, वो म्यूल जो है फर्दर फिर से अपनी जनरेशन नहीं चला सकता है। तो ये स्पीसीज जो है, म्यूल जो है वो एक कोई स्पीसीज नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम स्पीसीज के डेफिनेशन में ये भी टर्म इंक्लूड करते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बच्चा है, वो फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेंबर्स हम एक स्पीसीज के कहे जाएंगे कि अगर दो मेंबर्स अगर आपस में ब्रीडिंग करते हैं और उसका ऑफ स्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होता है तो हम उनको एक ही स्पीसीज कहेंगे, ठीक है, एक तरीके की स्पीसीज कहेंगे। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो ये तो हो गई स्पीसीज की डेफिनेशन। अब हम एक टर्म देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया यानी कि वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, वो उसी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें कि कंगारू,
ठीक है। कंगारू का अगर एग्जाम्पल देखें तो कंगारू जो है कहाँ एंडेमिक है, कंगारू आर द एंडेमिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन दिस अर्थ, ठीक है। सो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, नेचुरली कहीं और नहीं पाए जाते हैं। अगर आप ला के रखोगे तो रहेंगे, लेकिन नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और ए कंट्री। तो कोई भी एक एनिमल भी एंडेमिक हो सकता है, कोई एक प्लांट भी एंडेमिक हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो है नारियल का पेड़ जो होता है, वो कोकोनट ट्री जो है, कोकोनट ट्री दे आर एंडेमिक टू शी शोर एरियाज, वो जो नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया एंडेमिक। एंडेमिक मतलब किसी खास पर्टिकुलर एरिया में पाया जाना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो साल और वाइल्ड मैंगो जो है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एंडेमिक फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड बिसन यानी जंगली भैंसा, ग्रेट इंडियन स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, जो है ये एंडेमिक है हमारे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये है बिसन, ठीक है, ये फ्लाइंग स्क्विरल है। तो ये वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब हम एक टर्म देखेंगे, वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। डेंजर वर्ड इसमें आप देख रहे हो ना, ये डेंजर। इंडेंजर मतलब वो स्पीसीज जो कि डेंजर में है, खतरे में है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं। उनकी जो फैमिली है, उनकी जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको हम इंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है। स्पीसीज़ हुज नंबर डिमिनिश मतलब कम हो जाना। स्पीसीज़ हुज नंबर डिमिनिश सो मच दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, उन स्पीसीज जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अब वो बिल्कुल पृथ्वी से ख़त्म होने के कगार पे आई हैं, ठीक है, ख़त्म, एक्सटिंक्शन। और वैनिश ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। देयर कैन बी इंडेंजर्ड एनिमल्स एज इंडेंजर्ड प्लांट्स। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, और एनिमल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज में वैनिश, इज इट ट्रू? क्या बहुत सारे एंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज प्लांट्स या एनिमल्स को हम एंडेमिक कहते हैं। तो बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर्ड है, ख़त्म होने की कगार पे है। क्यों ऐसा है? बिकॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है, उनके जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उसको डिस्ट्रक्ट किया गया, उसको ख़त्म किया गया है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो जो नेचुरल तरीके से वहाँ पे घास उगती थी, जो पेड़ उगते थे, उन्हीं पेड़ों के फल और घास खा करके ये एंडेमिक जो उसी पर्टिकुलर जगह के रहने के लिए बने हुए हैं, वो खा के अपना सर्वाइवल करते थे। लेकिन अब हम नए तरीके के पौधे लगा रहे हैं जंगल में, है ना, इसीलिए प्लांटेशन भी प्रोहिबिटेड है जंगलों में, क्योंकि नए तरीके के प्लांट्स अगर आप लगा दोगे, जैसे कि कोई जगह है वहाँ पे नेचुरली जामुन के पेड़ जो है वो उगे हुए हैं, अगर आप वहाँ पे जाके नारियल के पेड़ लगाने लग जाओगे, तो जो वहाँ के लोकल जो वो एनिमल्स जो वहाँ पे ऑलरेडी नेचुरली रहते थे, वो तो जामुन खाने के लिए अडेप्टेड हैं, वो तो नारियल के पेड़ खाएंगे नहीं। अब आपने वहाँ नारियल लगा दिया तो फिर उनके खाने में कमी आ जाएगी ना, वो उसको खा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से उनके ऊपर खतरा हो जाएगा। तो ये रीज़न है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट 1000 ऑफ ईयर्स अगो। तो डायनासोर्स भी जो है इसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं कि ऐसा माना जाता है कि उनकी जो हैबिटेट थे, उनकी जो फूड हैबिट्स थी, वो ख़त्म हो गई, जिसकी की वजह से उनको एक्सटिंक्ट होना पड़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स। तो हमें इन एनिमल्स को और प्लांट्स को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? बहुत सारे एनिमल्स तो यार इधर उधर घूमते ही हैं, है ना, कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है? सो एनिमल्स सच एज लिजर्ड, स्नेक्स, आउल्स एंड बैट्स प्ले पर्टिकुलर रोल इन इकोसिस्टम एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इट्स बैलेंस।
कंजर्व करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक रोल प्ले करते हैं एक इकोसिस्टम में। जैसे हमने पहले देखा ना फूड वेब के थ्रू हमने देखा कि क्या रोल है सबका। अगर कोई एक मेंबर भी फूड वेब का हट जाता है तो पूरी फूड वेब डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म भी इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका रोल प्ले करने वाला दूसरा एनिमल नहीं है। तो इस वजह से वो इस इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमंस तक भी पहुंचती है। ठीक है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। वी नीड टू कंजर्व डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स टू मेक श्योर दैट द नेचुरल बैलेंस डज नॉट गेट डिस्टर्ब। तो इसी वजह से ज़रूरत है इन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वो एक हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो भी उस इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है, कड़ी है। अगर एक कड़ी टूटी तो पूरी की पूरी चेन जो है वो बिखर जाएगी और इसका दुष्परिणाम ह्यूमंस तक भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम एक टर्म सुन रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय एन इकोसिस्टम। मैंने बहुत बार यूज़ किया इकोसिस्टम वर्ड। इकोसिस्टम होता क्या है? ठीक है, एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लेस। इकोसिस्टम किसी भी जगह की जो है वो उसका हैबिटेट क्या है, किस तरह के प्लांट्स उगे हैं, किस तरह का टेम्परेचर है, कितनी रेनफॉल है और साथ ही साथ उस जगह पे कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इन दोनों को मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लेस कंप्राइजेस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टास एटसेट्रा। यानी कि इकोसिस्टम जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा एक, हम अगर एक वर्ड समराइज करें तो इकोसिस्टम मतलब कि जो भी जिंदा और जो भी चीज़ें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सारी जब इकट्ठी होती हैं तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तभी जो है हम सरवाइव कर पाते हैं। अगर इस इकोसिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी आई किसी भी चीज़ के फॉर्म में, किसी भी चीज़ के रूप में, तो हमारे सर्वाइवल के ऊपर ज़रूर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमने तो अभी डिस्कस किया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ कुछ एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्पेशली उनके टेक केयर करने के लिए बनाया गया है। तो हम तो देखते हैं कि जू में भी यही काम होता है, जू में भी एनिमल्स को रखा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हम सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जू में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बाड़ा शेर का बना हुआ है, एक बाड़ा भालू का बना हुआ है, एक बाड़ा बकरी का बना है, एक बाड़ा डियर का, एक बाड़ा जिराफ का। सबको जो है एक बाड़े में रखा गया है ना, सबको घेर कर रखा गया है ताकि कोई किसी का शिकार ना कर पाए। हाँ, जू में आप देखते हो कि शेर को जो है जो फ्लैश है वो दिया जाता है, वहाँ पे एक आदमी जाता है उसको देता है। शेर जो है वो जू में शिकार करके नहीं खाता है, उसको खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ऐसा नहीं किया जाता है, उनको इधर उधर घूमने दिया जाता है और अपना शिकार वो खुद करके खाते हैं। ठीक है, ऑन विजिटिंग अ नियर बाय जू वी विल ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स आर नॉट सूटेबल फॉर द एनिमल्स। तो जू में क्या है, वो जानवर जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है, मतलब वो शिकार करके खाने के लिए बने हैं, ना कि खाना को दे करके खाने के लिए बने हैं, है ना। सो एनिमल्स कैन नॉट लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, इंस्टेड दे वुड प्रेफरेबली कंफर्टेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए और आपको खूब सारा अच्छा अच्छा खाना दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, बट आपको अपने घर में ही अच्छा लगेगा जहाँ पे आप रहने के लिए बने हो, अपने लोगों के बीच में रहना आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने से खाना अर्न करके खाना अच्छा लगेगा, है ना। तो ये अंतर है जू और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका कि नाम है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? ठीक है, रेड मतलब होता है एक, यहाँ पे रेड ऐसा नहीं कि रेड कलर की बुक है, बुक रेड नहीं है। रेड मतलब रेड जो होता है कलर, वो एक डेंजर का साइन है। ठीक है, रेड इज द साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, तो ये रेड डेटा बुक का मतलब है कि वो डेटा जो कि इंडिकेट करती है डेंजर को,
ठीक है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN maintains a record for all endangered animals and plants in the world and calls it Red Data Book। तो ये जो IUCN है ये एक तरीके की लिस्ट जो है उन एनिमल्स और प्लांट्स की रिकॉर्ड की लिस्ट जो है वो मेंटेन करती है। वो देखती है कि कौन सा प्लांट इंडेंजर्ड है, कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, इसकी एक लिस्ट हर साल जारी करती है कि ये प्लांट इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये जो बुक है, जो लिस्ट है, उसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं कि हम देखते हैं कि इस प्लांट का नाम रेड डेटा बुक में है तो ये खतरे में है, इस एनिमल का नाम रेड डेटा बुक में है तो ये खतरे में है ना। सो इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इट्स ओन रेड डेटा बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में भी जो है एक रेड डेटा बुक जो है वो मेंटेन होती है जिसमें कि इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। सो इसके अलावा देर इज़ ए रेड डेटा लिस्ट टू, ठीक है। रेड डेटा बुक के अलावा रेड डेटा लिस्ट भी है विच इज़ ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। सो विच क्लासिफाइड ऑल नोन प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 9 ग्रुप्स। तो इसके अलावा रेड डेटा बुक के अलावा रेड डेटा लिस्ट भी है जिसमें कि 9 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि डिफाइन करती है कि किस एनिमल और प्लांट का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन करके। पहला है ग्रुप वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गया, अब पृथ्वी पे ये जानवर नहीं बचा है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। सो इसका मतलब है नो इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज अलाइव। तो जिस भी एनिमल या प्लांट के अंदर नाम के ऊपर एक्सटिंक्ट लिखा है मतलब अब उस प्लांट और एनिमल की कोई भी सिंगल मेंबर अब इस पृथ्वी पे नहीं है। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर इज एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी नो नोन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। दे एग्जिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी यानी जंगल में, जैसे कि कोई भी चीज़ जंगल में नेचुरल तरीके से पाई जाती है ना, तो अब इस एनिमल का कोई भी मेंबर नेचुरली जंगल में नहीं पाया जाता है, ये केवल जू में या फिर जो भी कंजर्वेटरीज हैं उनमें ही पाए जाते हैं, नेचुरली ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। तीसरा है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि स्पीसीज दैट दे आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। यानी जंगल में तो हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली हैं। क्रिटिकल मतलब उनकी संख्या जंगल में बहुत कम हो गई है, अब वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, इसका ये मतलब है। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब है कि स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डनेस यानी कि जंगल में अब इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है इनका वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस कैटेगरी में है वो है वर्नरेबल, ठीक है। स्पीसीज डेट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड इन द वाइल्डनेस। तो ये धीरे धीरे लेवल आप जो है देखते हैं जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे टर्म्स जो है हमारे बदलते हैं, ठीक है। नियर थ्रेटेंड स्पीसीज डेट आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। तो जिनकी संख्या इंडेंजर्ड से थोड़ी ज़्यादा है उसको हम कहते हैं नियर थ्रेटेंड, ठीक है। लीस्ट कंसर्न स्पीसीज विच आर फाउंड इन अबंडेंस एंड इज नॉट एट रिस्क। तो वो स्पीसीज जिनकी की संख्या बहुत ज़्यादा है जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ द लीस्ट कंसर्न क्योंकि इनकी संख्या कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। सो डेटा डेफिशिएंट एक है वर्ड, इसका मतलब है स्पीसीज अबाउट विच वी डू नॉट हैव इनफ डेटा टू एक्सेस इट एक्सटिंक्शन रिस्क। तो बहुत सारी स्पीसीज़ का डेटा ही नहीं है हमारे पास, बहुत सारे जानवर जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जंगल में पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है वो है नॉट इवेल्युएटेड। तो species which has not yet been evaluated on the criteria adopted by IUCN। तो बहुत सारी स्पीसीज है जो इस कसौटी पे नहीं कसी गई हैं कि वो कितनी खतरे में है, हाँ। सो स्पीसीज दैट फॉल इन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वर्नरेबल कैटेगरीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये जो भी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं एनिमल्स उनको एक कैटेगरी बनाई है जिसका कि नाम है थ्रेटेंड मतलब खतरे में है ये स्पीसीज, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में क्या है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस over long distance to live a new location permanently or temporary। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का लंबी दूरी तय करके जाना वहाँ पे खाने की तलाश में या एडिक्वेट इन्वायरमेंट की तलाश में। तो या तो ये टेम्प्रोरी हो सकता है या तो वो परमानेंट हो सकता है। तो आपने देखा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स को, ठीक है, वो माइग्रेट करती हैं, है ना। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स आर बर्ड्स दैट फ्लाई to far away areas every year to avoid harsh inhospitable weather conditions in their natural habitats। तो जो ठंडे देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे इनहॉस्पिटलेबल वेदर कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, बर्फ़, ठीक है। तो ये बर्ड्स वहाँ पे जो है वो नहीं रह पाती हैं। तो ये हर साल माइग्रेट होके इंडिया आती हैं सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम ठंड पड़ती है। यहाँ भी ठंड पड़ती है बट दे आर एडेप्टेड टू दिस मच ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड एंड ले देयर एग्स। तो इसी वेदर में वो बच्चे भी देती हैं, एग्स भी देती हैं, और यहाँ पे आके वो एग्स देती हैं और फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो 2-4 महीने रह के फिर से वो उड़ जाती हैं। तो वो हर साल ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। रीसाइक्लिंग मतलब फिर से बनाना। जैसे एक पेपर है, ठीक है, उसको हमने यूज़ किया, ठीक है, अब हमने उसको फेंक दिया। फेंक के अगर हम उसको रिसाइकिल कर दें, यानी कि ऐसा कुछ कर दें केमिकल डाल के कि हम उसको फिर से यूज़ कर पाएँ, रीयूजेबल बना दें, है ना। तो आपको पता है पेपर किससे बनते हैं? पेपर बनते हैं लकड़ी से, वुड से, ठीक है। सो वी नीड टू कट 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है कि 17 पेड़ कटेंगे तब जाके 1 टन पेपर बनेगा। सोचिए, अगर हम ऐसे ही पेपर वेस्ट करते रहे तो कितने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे ना पेपर बनाने के लिए, पेपर की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए, पेपर को बार बार यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वी कैन ईजिली री यूज़ एंड रिसाइकिल पेपर फॉर 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। वी कैन ईजिली री यूज़ रिसाइकिल पेपर फॉर 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। इट रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज एंड ऑल्सो सेव वाटर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर पेपर। तो पेपर बनाने में पेड़ तो कटते ही कटते हैं, पेपर बनाने की प्रोसेस में बहुत सारा पानी भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी बिजली भी खर्च होती है ना। तो जितने ज़्यादा पेपर बनाने, जितना ज़्यादा डिमांड आएगी उतनी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पेपर की अगर डिमांड ही हम कम कर दें, कैसे डिमांड कर सकते हैं? उसी पेपर को बार बार यूज़ करके या रिसाइकिल करके, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक है। बिसाइड्स इट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स दैट आर यूज टू मेक पेपर। तो पेपर को बनाने में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि नेचर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इन हार्मफुल केमिकल्स को रिड्यूस करने के लिए हम पेपर का यूज़ अगर कम कर दें तो वो हार्मफुल केमिकल्स नेचर में आएंगे नहीं, तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचर को सेव करने का। एक हम नया टर्म देख रहे हैं, वो है रीफॉरेस्टेशन। अभी तक हमने देखा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डी लगा हुआ था, ठीक है। तो रीफॉरेस्टेशन मतलब फिर से जंगल लगाने की प्रोसेस को हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो रीफॉरेस्टेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हेयर वी प्लांट न्यू ट्रीज टू रीस्टॉक फॉरेस्ट दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हम उनको फिर से पेड़ लगा के रीस्टोर कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट which aims to preserve and conserve natural forest and meet the basic needs of people living or near them। तो हमारे पास जो है हमने एक लॉ बनाया है, ठीक है। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि ये कहता है कि हमें जंगल की और उसके आसपास के रहने वाले लोगों को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है,
ताकि हम जंगलों को बचा सकें, ठीक है, अपने इकोसिस्टम को बचा सकें, ठीक है। सो रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस कैसे की जाती है कि रिफॉरेस्टेशन कैन हैपन नेचुरली और इट कैन बी डन आर्टिफिशियली। तो क्या होता है कि अगर हम जंगल को एज इट इज़ छोड़ दें, वहाँ पे मतलब जंगल को बिल्कुल बाहर से डिस्टर्ब ना करें, तो जो पेड़ जंगल में उगते हैं उसके बीज गिरेंगे और फिर से नए पौधे उगेंगे और फिर से वो पेड़ बन जाएंगे। तो अगर हम जंगल को अनडिस्टर्ब छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए, तो जंगल अपने आप को फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर टाइम पे यही होता है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को और फास्टन करने के लिए और तेज़ गति से करने के लिए हम इसको मैनुअली भी, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, कि जैसे हम ही जा कर के वहाँ पे पौधारोपण करते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फॉरेस्ट में वही पेड़ उगाने हैं, वही पेड़ लगाने हैं जो वहाँ नेचुरली एग्जिस्ट करते हों। ये नहीं है कि वहाँ पे जंगल में जो है जामुन और आम के पेड़ लगे हुए थे और हम गए और हमने वहाँ पे नारियल के पेड़ लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। जंगल रिस्टोर करने के लिए, जंगल रिस्टोर करने के लिए हमें जंगलों में वही पेड़ लगाने हैं जो कि वहाँ नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। इफ़ अ डिस्ट्रॉयड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, द फॉरेस्ट ग्रो अगेन, ठीक है। हाउ एवर वी कट मोर ट्रीज दैन द वन दैट ग्रो ऑन देयर ओन एंड हैंस वी शुड प्लांट ट्रीज टू प्रमोट रिफॉरेस्टेशन। पर क्योंकि जिस गति से हम पेड़ काटते हैं और उस गति से पेड़ अपने से नहीं उग पाते हैं, है ना, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। इस वजह से खुद से ही अगर हम प्लांट लगा दें, खुद से ही फॉरेस्टेशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आइडियली वी शुड प्लांट एज मेनी ट्रीज एज हैड बीन कट डाउन एंड न्यू ट्री शुड बी द सेम स्पीसीज एज द अर्लियर वंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्हीं स्पीसीज के पौधे लगाने हैं जो वहाँ नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनका। जादव पेंगेंग फ्रॉम इंडिया स्पेंड मोर देन 35 years planting trees. He started it at the age of 16 and single-handedly created forest of 1,360 acres, where he lives together with elephant, rhinos and tigers. तो असम में इन्होंने क्या किया, इतने सारे पेड़ लगाए जिसमें कि इन्होंने 1,360 एकड़ की ज़मीन कवर की और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इतने सारे पेड़ लगाए, ठीक है। और इनको अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। पद्मश्री हैं ये, श्री जादव मोलाई, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इन्होंने जो भी जंगल लगाए हैं, ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, ठीक है, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ठीक है, इन 2015 फॉर द फीट। इस काम के लिए उनको दिया गया है, इस काम के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2015 में। और उन्होंने इतने बड़े फॉरेस्ट को अकेले ही उन्होंने लगाया, ठीक है। द फॉरेस्ट ही प्लांटेड इज कॉल्ड मोलाई फॉरेस्ट आफ्टर हिम। तो उनके नाम पे ही इस फॉरेस्ट का नाम रखा गया है मोलाई फॉरेस्ट, ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।